तो लास्ट क्लास तक लॉज ऑफ मोशन में हमने इंक्लाइन प्लेन डिस्कस कर लिया था। इंक्लाइन प्लेन तक हो गया था सब कुछ, है ना। इंक्लाइन प्लेन के बाद नेक्स्ट देखिए, कुछ केसेस आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी पुली की ऊपर। ये जो पुली पर रिलेशंस होंगे इसको कंस्ट्रेंट रिलेशन भी कहेंगे। अच्छा, मेरी आवाज बहुत वियर्ड है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब ठीक आ रही होगी ना? अब ठीक है आवाज? ओके, ठीक है, अब आवाज ठीक आ रही है। ओके, सो पुली हमें स्टार्ट करना था, बाकी सब तो हमने कंप्लीट कर लिया था फ्री बॉडी डायग्राम में। नेक्स्ट पुली है भाई। पुली सबके समझ में आता है, पुली होती क्या चीज है भाई? एक बहुत कॉमन सा है पुली का यूज वेल पर, कुएं पे पुली लगी हुई होती है जिसके थ्रू खींच रहे होते हैं कुछ। सो ये आपकी पुली है। इस पुली से आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी। एक स्ट्रिंग है, एक वायर है जो पुली के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जा रही है। ये स्ट्रिंग है, ओवर द पुली पास हो रही है। ये स्ट्रिंग पास हो रही है। स्ट्रिंग के पुली के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक एक सिंगल आपने स्ट्रिंग ली हुई है। इस स्ट्रिंग से एक मास आपने अटैच किया m1। एक मास आपने यहां अटैच किया हुआ है विच इज m1। दूसरा मास आपने यहां नीचे अटैच किया हुआ है, दिस इज m2। और यहां पर m2 इज ग्रेटर देन m1। m2 m1 से बड़ा है। तो अगर आप ये समझो पुली पर आपने ऐसे अटैच कर दिया मासेस को, तो m2 इसका मास ज्यादा है, m2 नीचे आएगा विद सम एक्सीलरेशन है।
m1 ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। और कोई क्या करे? कायनात आपकी क्लास मिस हुई है। इम्पल्स के बाद तो हमने दो क्लासेस ले ली शायद। इम्पल्स के बाद फ्री बॉडी डायग्राम किया था, 2 क्लास हुई इम्पल्स के बाद, बीच में चीजें मिस हुई यार। सो m2 ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, m1 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। और ये जो एक्सेलरेशन होगा ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा, फ्री फॉल के एक्सेलरेशन से कम। अब यहां पर देखो क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी। अब देखो ये जो पुली की प्रॉब्लम है, इसमें आपका मोटिव क्या होता है, क्या क्या चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इस पुली की प्रॉब्लम में पहला आपका मोटिव होता है कि किसी तरह से आप ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें कि एक्सेलरेशन क्या होगा। दूसरा आपका मोटिव होता है किसी तरह से आप टेंशन कैलकुलेट कर लें स्ट्रिंग में कि टेंशन क्या आएगी। तो देखिए उसके लिए M2 से स्टार्ट करते हैं। देखो M2 पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। M2 का वेट एक्ट करेगा नीचे M2G, M2 की टेंशन ऊपर एक्ट करेगी T। इसी तरह से M1 का वेट नीचे एक्ट करेगा M1G, टेंशन ऊपर एक्ट करेगी विच इज T। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जा रहा होगा। अगर मैं FBD बनाता हूं M2 का, FBD ऑफ M2, तो अगर मैंने M2 का FBD बना दिया तो M2 का वेट नीचे एक्ट कर रहा है विच इज M2G, एक टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है T, और ये नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक एक सिंगल स्ट्रिंग है। सिंगल स्ट्रिंग मींस एक ही एक्सेलरेशन होगा, दो अलग अलग एक्सेलरेशंस नहीं होंगे। तो अगर आप यहां पर इक्वेशन लिखोगे मोशन की, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसे आएगी, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप m1 ले लो। डाउनवर्ड्स इसका वेट एक्ट कर रहा है विच इज m1g, अपवर्ड्स टेंशन एक्ट कर रहा है t, एंड इट्स गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन। साजिद हमने पढ़ा था अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उससे जितने भी मास अटैच्ड होते हैं सबका एक्सेलरेशन सेम होता है। दिस इज एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो दोनों जो मास अटैच्ड होंगे उनका एक्सेलरेशन सेम हो। अब ये ऊपर जा रहा है, अब आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे, टी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन होगी टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको सिखाया था एक डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव। m2 का मोशन डाउनवर्ड्स हो रहा है तो डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, m2g माइनस टी इज m2a। m1 का मोशन अपवर्ड्स हो रहा है तो अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1। ये आपके FBDs बन गए मास m1 के और मास m2 के। अब इसके बाद आपका एक काम है, आपका काम ये है कि किसी तरह से आप ये टेंशन कैलकुलेट कर लें और ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें। न्यूमेरिकल्स में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को लिखें और इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, तो टी भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा। मैं आपको इनकी वैल्यूज निकाल के दिखा सकता हूं जहां से कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आपकी। जैसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, अगर मैं ऐड कर दूं 1 एंड 2 को, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट m2g माइनस टी इज m2a, और यू गेट t माइनस m1g इज m1a। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस माइनस टी विल कैंसिल दिस प्लस टी एंड यू आर लेफ्ट विद जस्ट m2g माइनस m1g इज m2a प्लस m1a। आप यहां a कॉमन ले लीजिए, आपके पास बच जाएगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m2g माइनस m1g। तो आप इसे लिख सकते हो कि नेट फॉर एक्सेलरेशन हो जाएगा m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। ये एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन का। और इसे कुछ ऐसे लिखते हैं, ये जो m2g माइनस m1g था इसे कहते हैं नेट अनबैलेंस फोर्स, net unbalanced force divided by the total mass।
नेट अनबैलेंस फोर्स बाय टोटल जो मास है दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है आपका, नेट अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब अगर आप टेंशन निकालना चाहते हैं ना तो ए को इक्वेशन 1 या 2 में से कहीं भी रख दो, टेंशन आ जाएगा। फॉर टेंशन substitute A in equation number 1 और equation number 2, 1 या 2 किसी में भी आप A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसे लिखो, अगर यहां भी क्लियर नहीं हुआ ना, एक एग्जाम्पल में ये क्लियर हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल करते हैं क्लियर हो जाएगा। जल्दी लिखिए, इतना लिखिए आराम से, फिर स्टार्ट करेंगे। भाई इतना हो जाए बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हमजा ये रहा एक्सेलरेशन और जी में रिलेशन, ये वाला एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। ए इज लेस देन। भाई लिखा है इतना सबने? ओके okay. इसकी बेसिस पर ना मैं एक बड़ा सीधा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे जरा सॉल्व करके दिखाना है इसे। स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़ा है उसी के ऊपर। फिर इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस हम यूज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेशन मैं आपको बताता हूं, लेकिन अप्रोक्सीमेशंस के लिए जरूरी है कि आपको इतना आता हो। दिस इज 5 kg, दिस इज 10 kg। 5 kg वाला मास नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, 10 kg वाला नीचे जा रहा है, 5 kg वाला ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन। यहां कुछ टेंशन होगी टी, यहां भी कुछ टेंशन एक्ट करेगी टी। मुझे कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन, सेकेंड पार्ट टेंशन। टेंशन के लिए इक्वेशन लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, तब टेंशन कैलकुलेट होगी। भाई साजिद का देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ भी गया, ठीक है। और किसी का आंसर? साजिद का ठीक आ रहा है।
साद, टेंशन भी ठीक है। इफ़त का आंसर ठीक है, इल्मा का आंसर ठीक है। सिर्फ 3 आंसर आए, साजिद, इफ़त और इल्मा। बाकी लोग जिनसे नहीं हो रहा वो लिख दिया करो, नहीं हो रहा। शिफा का आंसर ठीक है। जॉन, कायनात, मुशर्रफ, साद, शफात, तोयबा। अच्छा साद, ये ट्राई करो, ये रिलेशन है। M2 दिया है 10 kg, M1 दिया है 5 kg। करो यहां से। हमजा फर्स्ट पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट एक बार चेक करो। तोयबा गलत है, यहां से देखो तोयबा। M2 इज 10 kg, M1 5 kg दिया है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सामिया का ठीक है। मुशर्रफ, इरम, असलान, राहेब। टेंशन के लिए सामिया एफबीडी बना दो, किसी एक का एफबीडी बना दो। कायनात गलत आ रहा है। साद अब ठीक है, किसी एक का एफबीडी बना दो, ऐसी इक्वेशन आएगी, एक ही वैल्यू रख दो, टेंशन आ जाएगी। इल्मा टेंशन में कुछ गड़बड़ है। साद एक्सीलरेशन सही आ गया, वेरी गुड। टेंशन कैलकुलेट करो। चलो भाई, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। शफात गलत है। देखिए एक्सीलरेशन क्या था, ये था ना एक्सप्रेशन m2g माइनस m1g। ठीक है अजलान, एक्सीलरेशन ठीक आ रहा है। m2 प्लस m1। सो एक्सीलरेशन हो गया m2, m2 कितना है 10 इंटू जी, जी भी कितना है 10 माइनस m1 इज 5, g कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 विच इज 10 प्लस 5। सो ये एक्सीलरेशन आ गया 100 माइनस 50, इट्स 50/15। 5 से कैंसिल कर दें, ये 10 गया, ये 3 गया, इट्स 10/3। 10/3 meter per second square. This is the acceleration. यहां तक तो सबसे हुआ। अब टेंशन में कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। देखो किसी एक का एफबीडी बना लेते हैं 5 kg वाले का। क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, T, 5G और A। इसमें सिखाया था आपको, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसे पॉजिटिव लीजिए। मोशन अपवर्ड्स हो रहा है, अपवर्ड्स पॉजिटिव ले लीजिए। -5G is equal to 5A. So it's T minus 5 into 10 is equal to 5 into 10/3. So T minus 50 is equal to 50/3. So T is 50/3 plus 50. 200/3 न्यूटन। ये टेंशन। हाँ सही तो आ रहा था, हमजा का आंसर सही था। सॉरी हमजा, हमजा का सही था। और किसका सही आया था, साजिद का भी सही था। हमजा का सही था, साजिद का सही। भाई बताओ इसमें, साद, सामिया, अब आया ये। तोयबा, मुशर्रफ। आज हिमांशु नहीं आया, छुट्टियां मार। चलिए इसे लिख लीजिए। अब इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस मैंने यूज करी हैं।
हाँ सर, 10 kg वाले से भी सेम आ जाएगा। नहीं राहिब, जी लेंगे तो आपका ज्यादा एग्जैक्ट होगा, जी एग्जैक्ट वैल्यू देता है, मतलब मैंने तो अप्रोक्सीमेट ले लिया 9.8। आप अगर जी लेंगे तो ज्यादा एग्जैक्ट है आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है राहिब, 9.8 लेंगे आप, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ ना पुली में हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशंस मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ इस न्यूमेरिकल में, इवन डेरिवेशन में। सो पहली अप्रोक्सीमेशन है कि पुली इज मासलेस। पुली मासलेस, पुली के मासलेस होने से देखो क्या फर्क पड़ता है, दोनों साइड टेंशन सेम होगी। अगर पुली रोटेट करना शुरू कर दे तो दोनों साइड टेंशन भी अलग हो सकती है, और अगर पुली मासलेस हो जाए और इररोटेशनल, रोटेट भी नहीं कर रहा, तो दोनों साइड जो स्ट्रिंग है उससे कनेक्टेड मासेस का एक्सेलरेशन भी सेम होगा और टेंशन भी सेम होगी। पुली मासलेस है तो दोनों साइड जो स्ट्रिंग से मास अटैच्ड है, दोनों साइड एक्सेलरेशन सेम होगा। दूसरा देखिए, मासलेस के बाद नेक्स्ट है इट इज इररोटेशनल, हो गया। यहां जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं दैट्स अ मासलेस स्ट्रिंग, जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग के मासलेस होने की वजह से हर तरफ टेंशन सेम होगी, स्ट्रिंग के इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से एक्सेलरेशन सेम होगी। ये अप्रोक्सीमेशंस हैं जिनकी बेसिस पर हमने ये फैक्ट यूज किए हैं। क्या फैक्ट यूज किए हैं, दोनों साइड टेंशन सेम। टेंशन सेम होने के लिए क्या जरूरी है, पुली शुड बी मासलेस, पुली शुड बी इररोटेशनल, रोटेट ना कर रहा हो, और स्ट्रिंग इज मासलेस। हमने दोनों साइड एक्सेलरेशन सेम लिए। एक्सेलरेशन सेम होने के लिए क्या कंडीशन है, दोनों साइड स्ट्रिंग्स जो है आपकी वो इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रेच नहीं कर सकती, और पुली आपका मासलेस है, तब जाकर तो एक्सेलरेशन सेम आएगी। इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऐसे करके सरफेस दी हुई, ये आपने यहां पुली कनेक्ट कर दिया, एक मास यहां रखा M1, स्ट्रिंग कनेक्ट की, दूसरा मास यहां रखा M2। कहता है कैलकुलेट acceleration of each mass and tension in string।
तो देखिए यहां क्या होगा, ये जो m2 मास होगा इसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की विद एन एक्सेलरेशन है। तो m2 पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है m2g, एक टेंशन एक्ट कर रही है t। मुझे बता सकते हो जरा काउंट करके बताओ m1 पर कितनी फोर्सेस दिख रही हैं आप लोगों को? नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास m1, काउंट करिए और बताइए कितनी फोर्सेस है। इफ़त को एक दिख रही है, गलत है। राहेब का सही, साद का सही, साजिद गलत, शफात गलत, हमजा सही, साजिद गलत, शिफा सही, सामिया गलत, इफ़त गलत, इल्मा गलत, अजलान गलत, तोयबा का सही। अरे 3 फोर्सेस हैं यार, देखो सीधा वेट से तो तुम बच ही नहीं सकते, वो तो हमेशा एक्ट करेगा m1 जी, और तो खींचेगी खींचेगी। स्ट्रिंग है तो टेंशन भी होगी, सरफेस के साथ कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मली एक्शन भी होगा। समझ में आया? 3 फोर्सेस N, M1G और टेंशन। अच्छा अब ये बताओ मास M1 किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग? जल्दी से देखकर बताओ किस एक्सिस के अलोंग मास M1 मूव कर रहा है, एक्स और वाई? वेरी गुड, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। एक्स के अलोंग मूव कर रहा है। वाई के अलोंग मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में वाई के अलोंग है ना, सिर्फ एक्स के अलोंग मूव कर रहा है। तो अगर मैं M1 का FBD बनाता हूं, सिर्फ एक्स के लॉन्ग मोशन ले रहा हूं जहां हो रहा है, ए के लॉन्ग जा रहा है और ये टेंशन T1, इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? टी को लिखते हैं M1 है, फर्स्ट इक्वेशन, T इज इक्वल टू M1 है, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं ये M2 ले लूं, क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड्स एक वेट एक्ट कर रहा है M2G, अपवर्ड्स टेंशन एक्ट कर रहा है T, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है विच इज ए। इसे आप कैसे लिखोगे? इसकी मोशन की इक्वेशन लिखेंगे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, दैट सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड 1 इन 2, तो जब ऐड करेंगे तो देखो 1 तो ये है, t इज m1 है, 2 ये हो गया m2g माइनस t इज m2a। जब आप इन्हें ऐड करोगे t से t कैंसिल हो गया, दिस इज m2g विच इज m1a प्लस m2a। सो ये आया m2g इज a, m1 प्लस m2। सो यहां से a आया विच इज m2g बाय m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ it। सामिया एक्सेलरेशन कोई फोर्स थोड़ी ना है, ये एक्सेलरेशन टेंशन की वजह से आ रहा है। एक्सेलरेशन अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, टेंशन की वजह से। जो आप कह रहे हो m1 इंटू ए कर एक फोर्स आएगी, वो बेसिकली टेंशन है और कुछ नहीं। तो अगर आप कहते हो कि एक फोर्स m1a है और एक टेंशन है, तो आप एक ही फोर्स को 2 बार काउंट करें। ये कुछ ऐसा है कि मैं आपसे कहूं टेंशन इज इक्वल टू 2 न्यूटन, आप उससे कहें यार 2 फोर्सेस है, 2 नहीं है ना, टेंशन की तो वैल्यू है, ये टेंशन ही तो है जो m1a की फॉर्म में आ रही है। अच्छा इसके बाद टेंशन निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट ए किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो, आ जाएगा। इतना लिख लीजिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन और करोगे जहां न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होगी। इतना लिखो और फिर मुझे बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में वो आपसे ये कह दे कि m1 है 2 kg और m1 उसने आपको दिया है 5 kg, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? पहले तो इसे लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर मुझे बताइए क्या आएगा।
अरे गुड। साजिद का सही आ रहा है, सात का सही आ रहा है, इल्मा गड़बड़ है, कुछ कुछ गड़बड़ कर रही हैं आप। अजलान का ठीक है, शफात का ठीक है, तोयबा का बिल्कुल ठीक आ रहा है, शिफा का ठीक है, इफ़्फ़त का ठीक है। वेरी गुड। जॉन का, जॉन कुछ गड़बड़ है, दोबारा देखो। M2 इज 5 kg। इल्मा का ठीक है, इफ़्फ़त टेंशन आ गया, ओके ठीक है, इफ़्फ़त ठीक आ रहा है टेंशन। इल्मा एक्सेलरेशन ठीक है, राहिब एक्सेलरेशन गलत है बच्चे, अगर ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है तो गलत आ रहा है। मुशर्रफ कुछ नहीं कर रहा है, इरम, शिफा ठीक है, मुशर्रफ टेंशन निकालो अब। वेरी गुड। ठीक है साजिद, वेरी गुड, सही आ रहा है। इल्मा ठीक है टेंशन, शिफा टेंशन गड़बड़ है। हमजा ठीक है टेंशन, इरम ठीक है, सामिया एक्सेलरेशन सही आया है, टेंशन निकालिए। चलिए तो आप ये भी सीख कर सकते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, एक्सेलरेशन देखिए क्या है, M2G/M1 + M2, M2G/M1 + M2। जॉन का एक्सेलरेशन सही है, सात का टेंशन भी सही आ रहा है। तो ये बात गड़बड़ है एक्सेलरेशन में। M2 कितना है 5, G कितना है 10, M1 + M2 10 + 5, ठीक है राहिब, इट्स 10 नहीं है, सॉरी, M1 + M2 इज 2 + 5। एक 2 है, एक 5 है, 7 हो गया, 70/50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन से आप टेंशन निकाल सकते हो। 1 से जब आप टेंशन निकालोगे, एंड इट्स M1 कितना है 2 kg, A कितना है 50/7, कितना आ गया 100/7 मीटर। दिस इज द टेंशन। तो यहां से आपने टेंशन भी कैलकुलेट कर ली, वेरी गुड। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। टेंशन इज 100/7 जॉन, 600 नहीं। 100/7, यस शफात, 100/7 राइट। चलो सबने लिख लिया ये। अब एक और देखिएगा, इंक्लाइन प्लेन अगर दिया हुआ हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। यही पुली वो इंक्लाइन प्लेन पर भी लगा सकता है। इंक्लाइन प्लेन देगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको तो नहीं लिखते नाम। इंक्लाइन प्लेन मैंने आपको सिखाया था, अब मैं इंक्लाइन प्लेन पर पुली कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो बड़ी इजी सी प्रॉब्लम होती है, देखने में लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, बहुत इजी प्रॉब्लम है। ये आपने इंक्लाइन प्लेन लिया, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, यहां आपने रखा मास M1, ये आपने पुली ली, ये तो है।
चलिए, ये आपने पुली ली, इससे M1 एक मास यहां अटैच किया और इस पुली के दूसरे एंड से आपने एक मास M2 और अटैच कर दिया। अब मैं कह रहा हूं M1 इधर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, M2 ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन निकाली। तो पहली वाली प्रॉब्लम की तरह करेंगे ना, पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूंगा, आप करिएगा। मुझे ये बताओ, बस इतना बता दो, M1 पर कितनी फोर्सेस दिख रही हैं तुम्हें? अब आंसर गलत मत देना, बस काउंट करके बता दो कितनी फोर्सेस दिख रही हैं। 7 गलत, शफात सही, हमजा सही, सामिया सही, कायनात सही, तोयबा सही, शिफा गलत, इरम सही, अजलान का ठीक, इल्मा का ठीक है, 7 का बहुत बढ़िया ठीक है, राहेब का बिल्कुल ठीक है। ये देखिए क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। M1 का वेट एक्ट कर रहा है नीचे, जिसे हम M1G कहते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है यहाँ, जिसे हम N कहते हैं। एक टेंशन एक्ट कर रही है T, दैट्स इट, और तो कोई फोर्स नहीं है। ऐसे ही M2 पर देखो कितनी फोर्सेस एक्ट, अच्छा M2 पे बताओगे कितनी फोर्सेस है? नंबर ऑफ फोर्सेस और M2। इफ़त का आंसर सही, शफात 7 दोनों सही, तोयबा का भी सही, इल्मा, राहेब, इसमें तो कोई गलत नहीं बताया। कायनात का गलत, हमजा का गलत। हाँ हमजा आप सही, अजलान का गलत। अरे यार 3 कहां से दिख रही है? एक तो वेट है M2G, एक टेंशन T। ये नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी ना आएगा, कहीं ग्राउंड में थोड़ी ना कनेक्ट हो रही है, किसी सॉलिड सरफेस से कनेक्ट नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब ये यहां जाकर कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट नहीं है, नहीं आएगा। अब आप एक काम करेंगे यहां से ना, आप एक छोटा सा काम करेंगे, वो काम ये होगा कि आप इसके लेंगे कंपोनेंट्स। आप कंपोनेंट्स लेंगे जरा सा। ये थीटा तो आप कहेंगे अच्छा ये भी थीटा। आप M1G के लेंगे कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट यहां जाएगा जिसे हम कहते हैं M1G cos थीटा, एक कंपोनेंट यहां आएगा जिसे कहते हैं M1G sin थीटा। कंपोनेंट्स ले लिया आपने M1G के cos थीटा और एक sin थीटा कंपोनेंट हो गया। अब जब आप FBD बनाओगे ना, तो देखो M1 का अब अगर मैं FBD बनाता हूं, ये है M1, एक फोर्स है डाउन द प्लेन जिसे हम कह रहे हैं M1G sin थीटा, एक फोर्स है अप द प्लेन जिसे हम कह रहे हैं टेंशन, नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, यहां एक्ट कर रहा है M1G cos थीटा। हमेशा जब भी इंक्लाइंड प्लेन आ जाए तो पहला काम किया करो, हर फोर्सेस को इस डायरेक्शन में जिसे आप कहते हैं अलोंग द प्लेन, इसे आप कहते हैं अलोंग द प्लेन, और इस डायरेक्शन को जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमेशा रिजॉल्व कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। तो अब देखिए यहां पर ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? T और M1G sin थीटा किस डायरेक्शन में? अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओए जल्दी बताओ, ये तुम सोया मत करो। ये T और M1G कहां पर है, किस डायरेक्शन में? देखो एक इफ्फत का आंसर आया, शफात परपेंडिकुलर का है, ये वाला डायरेक्शन परपेंडिकुलर है अलोंग द प्लेन। तो पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं अलोंग द प्लेन, शफात ये वाला डायरेक्शन बचे टेंशन, और ये तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। जब आप इक्वेशन लिखोगे मोशन डाउनवर्ड्स हो रहा है, तो बताओ मुझे M1G sin थीटा पॉजिटिव लोगे या टेंशन, कौन सा पॉजिटिव होगा? M1G पॉजिटिव, बस ऐसे लिख देना, M1G के लिए M1 लिख देना, ये पॉजिटिव होगा। हमजा का भी सही है, सामिया का गलत है, मुशर्रफ का सही है, साद का गलत है। साद मोशन की डायरेक्शन में यार पॉजिटिव होगा, मोशन नीचे हो रहा है, टेंशन ऊपर है, कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? अबे जहां मोशन होगा वो पॉजिटिव, मोशन कहां हो रहा है? डाउन द प्लेन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव डाउन डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो अलोंग द प्लेन आप ऐसे लिखेंगे M1G sin थीटा माइनस टेंशन
is equal to m1a. m1g sin theta minus tension is equal to m1a. This is first equation along the plane. Then there is one equation which is perpendicular to plane. Perpendicular to plane क्या act कर रहा है? एक normal reaction और एक m1g cos theta. इक्विलिब्रियम है ना, तो दोनों इक्वली होंगे एक दूसरे के. भाई इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा. n is m1g cos theta. This is equation number 2. m2 का fbd बनाते हैं. ऊपर t और ये ऊपर जा. अब जल्दी से देखकर बताओ किसे पॉजिटिव लोगे, टेंशन या m2g को? टेंशन या m2g, कौन सा पॉजिटिव? देखो, हमजा का गलत, राहेब का गलत, सामिया का सही, इल्मा का सही, अजलान का सही, इफ्फत का सही, और शुरू में कुछ और भी सही थे. साद का सही था, हमजा का सही था, शफात. अरे m2g क्यों पॉजिटिव होगा? शफात, m2g और t से मत याद रखो. मोशन बताओ शफात कहां हो रहा है, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? सब में गड़बड़ कर रही हैं आप. शफात, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? m2 को देख के बताओ, m2 कहां जा रहा है? m2 ऊपर जा रहा है शफात. मोशन का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स नहीं हो रहा बच्चे, m2 ऊपर जा रहा है, m1 नीचे आ रहा है. देखो यहाँ एरो देखो, ये एरो कहां है, डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड्स है शफात? अभी शफात बताइए. अपवर्ड्स, तो ए ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा. मोशन ऊपर है, अपवर्ड्स है. अब बताओ मोशन की डायरेक्शन में कौन एक्ट कर रहा है, टी या m2g? जल्दी से देखकर बताइए, मोशन की डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, टी या m2g? टी, तो टी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऐसे लिखेंगे, टी माइनस m2g is equal to m2a. That is equation number 3. Now add 1 and 3. जब आप ऐड करेंगे इन्हें, you will get m1g sin theta minus t is m1a, और ये आ गया t माइनस m2g is m2a. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं. हाँ, t से तो देखो ये t कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये बच जाएगा m1g sin थीटा माइनस m2g is m1a प्लस m2a. सो ये a आ गया कॉमन. इट्स m1 प्लस m2 is m1g sin थीटा माइनस m2g. सो यहां से आप a निकाल दीजिए. a आ जाएगा m1g sin थीटा minus m2g divided by m1 plus m2. This is the value of acceleration due to gravity. m2g sin theta, m1g sin theta minus m2g is m1 plus m2. ये acceleration due to gravity होगा. For tension a की वैल्यू किसी में भी रख दो. इक्वेशन 1 में रख दो. इक्वेशन 1 नंबर 1 ना पसंद आए तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो. किसी एक इक्वेशन में उठाकर रख दो. सुना रहा है, किसी एक में रख दो. चलो भाई, इतना लिख डालो जल्दी से, और मुझे बताओ जब नेक्स्ट स्लाइड पर आना हो, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर भी, और खत्म ये पोर्शन, फिर फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं. साथ सबको लिखने दो.
चलिए सबने लिखा, लिखिए। चलिए सबने लिख लिया, वेरी गुड। अब एक काम कीजिए, जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये है 10 kg, और गलती मत करना वरना बहुत सुनोगे। ये है 30 डिग्री, और ये है 2 kg। एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल के दिखाओ। चलो इफ़त का कुछ आंसर आया, चेक करते हैं अभी। इफ़त आपका आंसर पहले चेक कर ले, 1 मिनट रुक जाओ। M1 कितना है? 10 है ना? 50। इफ़त का आंसर सही, 7 का आंसर सही, साजिद का आंसर सही, बहुत बढ़िया। इल्मा का आंसर सही। अरे टेंशन देखो कितना आसान है। यहां किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो ए की, यहां रख दो ए की वैल्यू रख दो, M2 पता है, G पता है, किसी में भी टी की वैल्यू, ए की वैल्यू रख दो, टेंशन आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन दिखा दूं? तोयबा आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चे। नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है तोयबा। इफ़त का आया, ठीक है। 1 मिनट इफ़त, में जरा टेंशन चेक करूं। 20। एक सेकंड, बस एक सेकंड, हाँ मैं चेक कर लूँ एक बार की टेंशन आ कितना रहा है। 20 और इफ़त गड़बड़ लग रहा है ना। साजिद तुम्हारा भी गड़बड़ है, हमजा तुम्हारा भी गड़बड़ है, कायनात एक्सेलरेशन गड़बड़, मुशर्रफ एक्सेलरेशन गड़बड़, साठ टेंशन गलत, सामिया का टेंशन सही है, शिफा एक्सेलरेशन गलत, शफात एक्सेलरेशन सही है, सात गड़बड़ है, तोयबा गलत है, सात गलत, जॉन एक्सेलरेशन गलत, इल्मा टेंशन अभी भी गलत, अजलान एक्सेलरेशन गलत, तोयबा गलत था, इरम एक्सेलरेशन सही, इफर्ट टेंशन गलत। क्या तुम लोग जरा सा ना थीटा, जरा सी लेंदी कैलकुलेशन आ जाए गड़बड़े मारने लगते हो। हाँ सामिया सही है। तो देखो देखो देखो, गलत शफात। अरे भाई एक्सेलरेशन क्या था देखो जरा, सीधा सीधा तो एक्सप्रेशन था, पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहे हो। M2G।
m1g sin theta minus m2g m1 plus m2. 10g is 10 sin 30, 2 into 10 by 12. तो ये आ गया 30/12। 30/12 का मतलब है 5/2 और इसका मतलब है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मैंने कहा था टेंशन निकाल दो यार, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, बस टेंशन आ जाएगी। यहां रख देता हूं, इस वाली में, सेकंड में रख दो, वन में रख दो, मर्जी है तुम्हारी, सब जगह से एक आंसर आएगा। t माइनस एम टू जी इज एम टू ए, सिर्फ एक सामिया का सही आया था शायद। m2 is 2, g is 2.5, it's 2.5 into 2, सॉरी, हाँ 7, अब सही है। 2 into 10, m2 is 2, a is 2.5, t कितना है 25 न्यूटन। साजिद 25 थोड़ा ना आ रहा था, कुछ और गड़बड़ मार रहे थे शायद। कहाँ गया साजिद? साजिद का आंसर कहाँ गया? 75 आ रहा था, 25 है। भाई बताओ, क्लियर है ये अब? चलो गुड। चलो जी, वेरी वेरी गुड। सो ये था आपका लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन जिसमें फ्रिक्शन नहीं था। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे। उस कॉन्सेप्ट के लिए जरा सा फंडामेंटल में जाना होगा, फंडामेंटल्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझिएगा जरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। Frame of reference is basically your place of observation. Place of observation आपका frame of reference होगा। आप जहां से भी ले रहे हैं, एग्जाम्पल, अगर आप एक कार में बैठे हुए हो, आप हो एक कार में, और आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरी कार जा रही है, ट्रक जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है कोई, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हो जाएगी। आप कार में बैठ कर देख रहे हो ना चीजों को, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कार हो जाएगा। आप बस में बैठकर देख रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिए बस हो जाएगा। आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, हाँ तो मैंने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ाया था, राइट। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। एक होता है इनर्शियल, दूसरा हो जाता है नॉन इनर्शियल। ये दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। इतना लिखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल का मतलब क्या है।
भाई इतना लिख लो तो मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो एबा चलो जी, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब जरा समझिए कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स हैं जिन फ्रेम्स में, जो फ्रेम या तो अर्थ की रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, अगर कोई फ्रेम है जो अर्थ की रिस्पेक्ट में रेस्ट में लगा हुआ है उसे आप कहोगे इनर्शियल, या वो फ्रेम यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन मींस अर्थ की रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। फ्रेम एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन with respect to earth are inertial। तो वो फ्रेम्स जो या तो अर्थ की रिस्पेक्ट में रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं वो इनर्शियल होता है। मुझे बताओ, बिल्डिंग, आप अगर घर में बैठे हुए हो, आपकी बिल्डिंग जो फ्रेम है वो इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है? जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं वो बिल्डिंग इज एन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम? एक इफ्फत को समझ में आया, उसका आंसर आया, इल्मा का आया, सामिया का आया, शफात का भी आया। अब आप बैठे हुए हो बाहर, अगर सड़क वड़क कुछ है और कोई कार जा रही है, एक्सिलरेट कर रही है कार, कोई कार जा रही है एक्सिलरेट कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है कार की, तो आपको क्या लगता है कार कैसा फ्रेम है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? हाँ, कार एक्सिलरेट कर रही है तो इनर्शियल नहीं होगी, है ना, एक्सिलरेट नहीं करनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो आप कह सकते हैं कि इनर्शियल है। बिल्डिंग ले लिया आपने, कार, कुछ भी जो रेस्ट में अर्थ के रिस्पेक्ट में, दैट इज इनर्शियल। आज तक हमने जितनी भी लॉज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम सॉल्व करी है उन सब में आपको ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में था, या तो वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ था देख रहा था, या किसी ऐसी कार में बैठकर देख रहा था जो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। देवर इनर्शियल फ्रेम। जो फ्रेम रेस्ट में होंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएंगे, दे आर एब्सोल्युटली इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स के जो लॉज थे वो इनर्शियल फ्रेम के लिए थे। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। कि न्यूटन के जो भी लॉज आपने पढ़े हैं वो सारे लॉज आपने पढ़े हैं फॉर इनर्शियल फ्रेम ओनली। इनर्शियल फ्रेम्स में ही न्यूटन के लॉज यूज करते हैं। दूसरा आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नहीं इल्मा, सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड, इनर्शियल नहीं है, नॉन इनर्शियल। सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, ट्री इनर्शियल होगा बिल्कुल। तो नॉन इनर्शियल में मींस फ्रेम्स एक्सिलरेटिंग, कोई फ्रेम है अगर वो एक्सिलरेट कर रहा है और रोटेटिंग, या कोई ऐसा फ्रेम है जो रोटेट कर रहा है with respect to earth, are non inertial। अगर कोई फ्रेम है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है या अर्थ के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है उसे आप कहोगे दैट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। जी सामिया, फैन नॉन इनर्शियल फ्रेम, बिल्कुल नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब एक चीज और याद रखिएगा, न्यूटन के लॉज नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होते। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम।
नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन्स लॉ लगाएंगे F इक्वल टू m में, तो आंसर्स गलत आ सकते हैं। तो करते हैं क्या है, न्यूटन्स लॉ यूज करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स यूज करते हैं। टू यूज न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, we apply concept of pseudo force। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप न्यूटन्स लॉज अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। व्हाट इज सूडो फोर्स? इट्स अ टाइप ऑफ फिक्शनल फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है। अभी व्हाट इज सूडो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, मुझे बताना कि आपका ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में। बहुत सोच समझ के बताना। पहले तो ये डिसाइड करना आना चाहिए कि ऑब्जर्वर इनर्शियल में है या नॉन इनर्शियल में। भाई ये एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म राइट में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक ऑब्जर्वर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है। दिस इज द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड एंड दिस इज द ऑब्जर्वर ऑन प्लेटफॉर्म। ये दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर का नाम ए हो गया, एक ऑब्जर्वर का नाम बी हो गया। मुझे बताओ दोनों में से कौन सा ऑब्जर्वर है जो इनर्शियल फ्रेम में है? कौन है जो इनर्शियल फ्रेम में है? हाँ बी। ए कहां से आ जाएगा यार? जो ग्राउंड पर है वो इनर्शियल में है ना। बी इज इन इनर्शियल फ्रेम, बी इनर्शियल फ्रेम में है। और ए तो उस फ्रेम पर है जो एक्सिलरेट कर रहा है, तो ए कहां है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। भाई ये बताइए, ये आया आपके समझ में या नहीं आया? नहीं आया है समझ में? एक बार फिर बता दो। सामिया देखो, एक प्लेटफॉर्म है, ट्रक मान लो, ये ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, एक आदमी ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ है, एक आदमी ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कौन सा आदमी इनर्शियल फ्रेम। अब आ गई? ओके ओके। सो द नेक्स्ट इज, ये था आपका इनर्शियल फ्रेम्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। एक एग्जांपल और देखना और मुझे बताना कि कहाँ खड़े हैं ये ऑब्जर्वर। दो ऑब्जर्वर्स दे रहा हूं फिर से, ये बताना कि ये इनर्शियल फ्रेम में है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में। 60 ट्री कब मूव करते हैं? जब आप ट्रेन से देखते हैं।
हाँ, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है कोई ट्री तो फिर वो नॉन इनर्शियल है। अब एक और देखो, तो अपनी जगह से तो कहीं नहीं जा रहा ना, हाँ तब आप उसे कह दो नॉन इनर्शियल। लेकिन हम यूजुअली ट्री की बात करते हैं ना कि वो ट्री पूरा एज सच पूरा जा रहा हो आगे पीछे कहीं, बेचारा वही है, पत्ते ही तो हिल रहे हैं। भाई ये एक स्फेयर है जो रोटेट कर रहा है। आपने दो लोग लिए, एक आदमी को तो खड़ा कर दिया स्फेयर पर रोटेटिंग पर, और एक को खड़ा कर दिया ग्राउंड पर। मुझे बता दो कौन इनर्शियल में है कौन नॉन इनर्शियल में। कौन सा वाला है जो इनर्शियल फ्रेम में है और कौन सा है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यस, ये नॉन इनर्शियल में है, वेरी गुड। ये नॉन इनर्शियल में है और ये इनर्शियल फ्रेम में। तो आप इतना तो सीख गए कि कौन इनर्शियल में है कौन नॉन इनर्शियल में। फिर देखेंगे सूडो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, फिर देखेंगे सूडो फोर्स। आज सूडो फोर्स खत्म करने की कोशिश करते हैं। नहीं साजिद, बस इसके बाद फ्रिक्शन ही बचता है, फ्रिक्शन और सर्कुलर। चलिए ये लिख लिया सब लोगों ने, ये भी लिख लिया आप लोगों ने। अब सीखिए जरा सूडो फोर्स क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा यहाँ ना आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो आपको ए पर एक सूडो फोर्स आप फील करोगे। भाई अगर ये आगे एक्सेलरेट करेगा तो ये आदमी कहीं गिरेगा, ऐसे ही रहेगा या कुछ आगे या पीछे एक पुश फील करता है। अरे बता दो यहाँ पर, ये अगर आगे एक्सेलरेट कर बैकवर्ड पुश, वेरी गुड। ये जो बैकवर्ड पुश है ना, ये बैकवर्ड पुश बेसिकली सूडो फोर्स की वजह से। इस बैकवर्ड पुश के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अ सूडो फोर्स। पीछे जो जाएगा जिस फोर्स की वजह से जाएगा वो सूडो फोर्स है जो हमें कैलकुलेट करनी है। यहां भी बताओगे मुझे, अगर कोई चीज घूम रही है, आप अगर कभी किसी राइड में बैठे हो जो घूमती है, तो वहां कहीं कोई फोर्स एक्ट करती है, कुछ फील करा है, कोई फोर्स तुम्हें फेंकने की कहीं कोशिश कर रही हो। जैसे अगर आप किसी राइड में बैठे हैं जो घूमती है, अगर किसी पार्क वार्क में कोई ऐसी राइड है जो घूम रही होती है, वैसे तो स्कूल्स में होता है वो घूम रहा होता है बहुत तेजी से, तो अगर ऐसा कुछ है, हाँ, तो आप देखो ये लिखी ये रटी रटाई बातें ना अभी करेंगे, आगे नहीं बाहर की तरफ। मतलब अगर कुछ घूम रहा है ना और उसमें आप बैठ गए तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स मिलेगी, एक फोर्स होगी तो बिल्कुल बाहर फेंक रही होगी आपको। ये भी सूडो फोर्स है, ये भी सूडो फोर्स है। हाँ सेंट्रीपिटल नहीं है, सेंट्रीपिटल नहीं है, सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स, सूडो सूडो फोर्स। कोई अप्लाई नहीं कर रहा है ये फोर्स, ये सिर्फ इस वजह से आई क्योंकि फ्रेम नॉन इनर्शियल हो गया, बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज अ सूडो फोर्स। अब बहुत टाइम नहीं है इस बैच में, वरना बड़ी कहानियां सुनाता मैं आपको सूडो फोर्स को लेके। लेकिन फिलहाल एटलीस्ट इतने डिस्कशन से काम चल जाएगा कि बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट करती है विच इज अ सूडो फोर्स।
यहां भी मोशन राइट में हो रहा है, पीछे की तरफ एक्ट कर रही है जो सूडो फोर्स। तो अब जरा समझिए सूडो फोर्स क्या होती है और कैसे यूज करते हैं इसे। सूडो फोर्स ये कहां एक्ट करती है हमजा? सूडो फोर्स ही को रोटेशन में सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, एक्ट इन नॉन इनर्शियल। सो सेंट्रीफ्यूगल इज अ टाइप ऑफ सूडो फोर्स, एक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में एक्ट करेगी। कहां एक्ट करेगी? अवे इट एक्ट्स, it acts in a direction opposite to that of acceleration. So जहां acceleration होगा उस acceleration के बिल्कुल opposite direction में आपकी pseudo force काम कर रही होती है. So it acts in a direction opposite to that of acceleration. That is your pseudo force. जहां भी acceleration होगा उसके बिल्कुल opposite direction में आपको pseudo force दिख जाएगी. और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? F इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी पर भी आप सूडो फोर्स लेना चाहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्शन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। इसे लिख लो, एक दो एग्जांपल्स करोगे सीख जाओगे क्या था ये। हाँ, आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, सूडो फोर्स नेगेटिव हो जाएगी। आप कहते हैं, देखो साजिद, पॉजिटिव और नेगेटिव ना आपका कन्वेंशन है। आप कहते हैं राइट वाला पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, तो सूडो फोर्स नेगेटिव। आप कहते हैं नहीं भाई, मैं लेफ्ट वाला पॉजिटिव लूंगा तो राइट वाला नेगेटिव। साथ वो बेसिकली गन फोर्स अप्लाई कर रही है, मतलब वो सूडो फोर्स नहीं है, वो फोर्स गन अप्लाई कर रही है। उसे हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। वो गन है बेसिकली जो आपको पीछे फेंक रही है। हो गया, हो गया। अब सीखिए जरा सूडो फोर्स हम कैलकुलेट करते कैसे। जैसे मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। ओके 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 ओके, लिखिए लिखिए। हो सकता है साजिद, कोई परेशानी नहीं, ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ये जा रहा है इधर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी को मैंने यहां रखा, 10 kg की बॉडी है, मैंने यहां रख दिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये ग्राउंड है। एक 5 kg बॉडी को मैंने ग्राउंड पे रख दिया। पहले तो मुझे इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। पहले तो ये बताइए किसके ऊपर सूडो फोर्स एक्ट करेगी, ए के ऊपर या बी के ऊपर? किस बॉडी पर सूडो फोर्स एक्ट करेगी, ए पर या बी पर? चलो वेरी गुड, इसमें किसी ने गलत आंसर नहीं दिया। बी तो ग्राउंड है, इस पर कोई सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगी, सिर्फ इस पर एक्ट करेगी। ए पर सूडो फोर्स होगी कितनी? सूडो फोर्स ऑन बॉडी एट ए, बॉडी ए कैसे निकालते हैं सूडो फोर्स? मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। मास 2, एक्सेलरेशन 3, सूडो फोर्स हो गई 30 न्यूटन। कहां करेगी? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे आपकी सूडो फोर्स काम कर जाएगी, यहां करेगी। चलो गुड, इतना लिख लो, फिर फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं।
बिल्कुल सामिया। सामिया यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है बच्चे, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैंने डायरेक्शन यहाँ दिखा दिया कि ऑपोजिट में, ठीक है। आप अगर डायरेक्शन अपनी कैलकुलेशन में दिखाना चाहती हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, इसका भी मतलब वही होगा जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया। बहुत एग्जैक्ट चाहती है ना आप तो उसको ऐसे लिखना चाहिए, इट्स 30 इंटू माइनस ऑफ आई कैप। ये बहुत एप्रोप्रिएट, ये बेस्ट तरीका है। चलिए भाई, सूडो फोर्स भी कंप्लीट हो गया। सूडो फोर्स के बाद नेक्स्ट देखिएगा फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। मतलब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप कार या बाइक, कार लीजिए, स्टार्ट कीजिए कार को, 60 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड ले जाइए, इंजन बंद कर दीजिए, कुछ टाइम के बाद कार रेस्ट में आ जाती है। तो भाई कार को रेस्ट में कौन लेकर आ रहा है? ऐसा ना, आपने बहुत हाई स्पीड दे दी कार को, कुछ टाइम के बाद कार रेस्ट में आ जाएगी। तो कार को रेस्ट में लाने के लिए कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन कार को रेस्ट में लेकर आ रहा है? कौन सी फोर्स कार को रेस्ट में लेकर आ रही है? इट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द रोड। कार के टायर और रोड के बीच में एक फोर्स होती है जिसे आप फ्रिक्शन कहते हैं, जो मोशन को अपोज करेगी। सो फोर्स इज अ फोर्स which oppose relative motion। तो ये वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी, इस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कुड बी इंटरनल फ्रिक्शन, मींस जैसे लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, वाटर की अलग अलग लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करता है, इसे इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन फ्लूइड्स में एक्ट करता है, लिक्विड और गैसेस में, एक्ट इन फ्लूइड, और इसे यूजुअली विस्कोसिटी कहा जाता है। सो मैं अभी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, इंटरनल फ्रिक्शन तो सेकंड बुक में पढ़ेंगे, थर्मल खत्म करने के बाद फिर इस पर आएंगे। दूसरा हो जाता है आपका जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन एक्ट करता है सॉलिड बॉडीज में, एक्ट बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस। अगर दो सॉलिड सर्फेसेस कांटेक्ट में, जैसे कार का टायर और रोड, तो यहां पर एक्सटर्नल फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, जिसे आप फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कुड बी स्लाइडिंग और इट कुड बी रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक हो सकता है, ये सब अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। लिमिटिंग हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है। छोटा सा टॉपिक है फ्रिक्शन, तो होपफुली फ्राइडे ये फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट बुक में इसके बाद दो चैप्टर्स बचते हैं ना, एक वर्क एनर्जी इन पावर, एक रोटेशन। तो होपफुली हम फेब तक इसको खत्म कर लेंगे। बस सेकंड बुक की बैचेस में आते रहिए। ये फर्स्ट बुक वो है जो आप हमेशा यूज करेंगे, इसीलिए मैं इसमें बहुत स्लो चलता हूँ, बहुत टाइम देता हूँ। सेकंड बुक का उतना आप यूज नहीं करोगे 12th में। चलिए इतना लिख लीजिए, आज इसे हम यहीं छोड़ेंगे, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे।